बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जो बशर इस दुनिया में आया है उस बशर को इस दुनिया से जाना है, लेकिन कुछ नागहानी अमवात ऐसी होती हैं कि जो ना सिर्फ़ अपने घर वालों को बल्कि अपने चाहने वालों को और पूरे माहौल को सोगवार कर देती हैं। और ऐसा ही माहौल इस वक्त जी टी वी फैमिली का है। हमारे हेड निसार मेहदी साहब, हामिद हुसैन साहब, हमारे एडमिन, हमारी मार्केटिंग, हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारी ऑडियो ड्राइवर्स, मेकअप आर्टिस्ट, तमाम हमारे जो जितना भी हमारा स्टाफ है, जो जी टी वी फैमिली है, वो इस वक्त शदीद जो है वो सदमे से दो चार है। क्योंकि इस वक्त जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, जब आप स्पेशल शोज़ देख रहे होते थे, जब PSL के शोज़ अगर आप देख रहे होते थे या आप T20 वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन अगर देख रहे होते थे, तो उस वक्त अब्दुल्ला जो है वो इसी कुर्सी पे बैठ के शो किया करते थे। अब्दुल्ला जो कल एक नागानी हादसे में खालिक हकीक़त से जा मिले, आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन हमेशा GTV में, GTV की फ़ैमिली में हमेशा से अब्दुल्ला जो है वो याद रखे जाएंगे। कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इनकी तस्वीर इसी स्टूडियो की हैं कि जहाँ पे अब्दुल्ला स्पेशल ट्रांसमिशन किया करते थे। वासी हबीब के साथ उन्होंने स्पेशल ट्रांसमिशन की, ज़ारा शफ़ी के साथ उन्होंने स्पेशल ट्रांसमिशन की हैं, और भी जो है उन्होंने T20 में और PSL के दौरान जो स्पेशल ट्रांसमिशन की हैं। कल एक रोड एक्सीडेंट में अब्दुल्ला जो थे खालिक हकीक़त से जा मिले। हम उनकी फ़ैमिली से भी ताज़ियत का इज़हार करते हैं और उनके गम में बराबर शरीक हैं, क्योंकि GTV ये सिर्फ़ एक चैनल नहीं है, GTV एक फ़ैमिली है। यहाँ पे आपको अंदाज़ा है इस बात का कि हम हर एक की सालगिरह, हर एक के ओकेजन को जो है वो याद रखते हैं। हम हर एक की सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। शायद पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट्स शो में इस तरह नहीं होता होगा कि किसी ने सेंचुरी बनाई, किसी ने कोई परफॉर्मेंस दी है तो हम उस दिन उसको उस दिन के हवाले से हम याद करते हैं। अमूमन हमारे गेस्ट भी हम उसी हिसाब से लाइन अप करते हैं जिनका उस दिन की मुनासबत सही है, उस मैच की मुनासबत से कोई ना कोई जो है वह संबंध होता है, कोई जोड़ होता है। लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन है कि जब आज हमारे दरमियान अब्दुल्ला नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है वो अब्दुल्ला इस वक्त GTV का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हमारे दिलों का हिस्सा वो हमेशा रहेंगे, हमेशा हमें याद रहेंगे। जब जब हम ट्रांसमिशन करते रहेंगे हमें अब्दुल्ला की याद जो है वो ज़रूर आएगी। कोई इन्हीं चेयर्स पे, जिस पे मैं बैठा हूँ, इन्हीं चेयर्स पे बैठ के वो शो करते रहें और इस स्टूडियो में जो है इनकी खुशबू, इस स्टूडियो में जो है इनकी यादें जो हैं वो बसी हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो चैनल हेड हैं निसार मेहदी साहब, हामिद हुसैन साहब, मार्केटिंग से शाद, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, हमारे जो है कैमरा मैन, हमारा क्रियो, हमारे जो न्यूज़ के लोग हैं, हमारे जो मुजाहिद बरेलवी साहब हैं, जो हमारे एंकर हैं, जो सना हमारी जो एंकर हैं, जो साथ साथ काम करती हैं, तंजीला मज़हर हैं, अमीर अब्बास साहब हैं, और भी हमारे जो एंकर्स हैं जिनके साथ शायद नाम में से फिरते गम से, जज्बात से शायद मैं ले नहीं पा रहा हूँ, सब की जानिब से हम ताज़ियत का इजहार भी करते हैं अब्दुल्ला की फैमिली के साथ, और दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको इस जवान मौत से जो है वो इस सदमे से निकलने की तौफीक अता फ़रमाएँ। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन साथ साथ इतने सारे लोगों के मैंने नाम लिए, लेकिन जो हमारे गेस्ट आते रहें, तौसीफ़ अहमद साहब, मोहसिन हसन ख़ान साहब, कमर रज़ा इफ़ी साहब, वासी हबीब, साजिद ख़ान साहब, और भी सईद आज़ाद साहब, खालिद ज़िया साहब, और भी हमारे बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो भी जो है उन्होंने भी जो अपनी ताज़ियत का इजहार किया है। और मरहूम के लिए जो है वो मेरे मुझसे अल्फाज नहीं निकल रहे मरहूम कहने के लिए, लेकिन बारअल्लाह कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की रज़ा यही थी कि जो है वो इनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। और जिस तरह ज़ारा शफ़ी जो उनकी को एंकर थी, उनका हाल देखा नहीं जा रहा था, जिस तरह इस सदमे से वो दो चार थी, क्योंकि ज़ारा ने बहुत सारे शोज़ किए हैं, ज़ारा शफ़ी ने अब्दुल्ला के साथ, और उनके वो को एंकर होते थे। इसके अलावा शाइस्ता जो उनके साथ न्यूज़ पढ़ती थी, उसके अलावा जो एक दूसरे चैनल से उनके साथ रही हैं अरीबा, उनका बड़ा साथ रहा है। और भी हमारे जो सफदर हैं, जो दूसरे न्यूज़ एंकर हैं, तमाम हमारे इस वक्त न्यूज़ रूम जो है इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि किस सदमे से दो चार हैं, लेकिन हम सब अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, क्योंकि हम सब को वापस उसी की तरफ लौट के जाना है। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आके मज़ीद बात करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि आज सबका ही माहौल अजीब सा हुआ है, तो ज़रा ब्रेक की जानी जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अब्दुल्ला के साथ अपनी यादों को शेयर कर रहे थे और ताज़ियत का इजहार कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि ज़िंदगी का काम है आगे बढ़ना, तो लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज 9 सितंबर है और अमूमन हम क्रिकेट की हैपनिंग के हवाले से आपको न्यूज़ देते हैं कि 9 सितंबर को क्या क्या वाक़यात हुए। लेकिन 9 सितंबर का दिन पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से एक तारीख़ी हैसियत रखता है, क्योंकि आज ही के दिन 1960 में पाकिस्तान ने पहली मरतबा ओलंपिक का एजाज़ अपने नाम किया था और फाइनल में इंडिया को नसीर बुंदा के किए गए वाहिद गोल के ज़रिए जो है पाकिस्तान ने 1-0 से कामयाबी हासिल की थी। तो वो सुनहरी यादें हैं जनाब पाकिस्तान की जो हॉकी के मैदानों से जुड़ी हुई हैं। और आज हम अपना सुनहरी जो माजी है उसके औराख जब पलटते हैं तो हमें एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त और शानदार प्लेयर नज़र आता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की हॉकी में सुनहरे दिन फिर आएंगे। लेकिन आज पाकिस्तान ने अपना जो दूसरा मैच है वो भी जो है वो बराबर खेल दिया। और इस हवाले से सुहेल अब्बास ने भी काफ़ी तनकीद की है कि पाकिस्तान एक मौके पर मलेशिया से 2-0 से कामयाबी हासिल कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो इस बरतरी को बरकरार नहीं रख सका। लेकिन बहरहाल फिर भी खुश आइन चीज़ ये है कि मलेशिया जो इस टूर्नामेंट की सबसे जो एक्सपीरियंस टीम है, पाकिस्तान ने उसके खिलाफ शिकस्त का मुँह नहीं देखा। उम्मीद है कि पाकिस्तान की हॉकी के अच्छे दिन भी आएंगे। बढ़ते हैं अपनी हेडलाइंस की जानिब। चैंपियंस कप की तैयारियां जोरों शोर से जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा। चेयरमैन पीसीबी की चैंपियंस कप के 5 टीमों के मेंटोर्स से भी अहम मुलाकात। मेंटोर्स ने इकबाल स्टेडियम के पिचेस और ग्राउंड की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी। चैंपियंस कप में नए खिलाड़ियों के लिए खुद को मानामाने का बेहतरीन मौका है। जय शाह के चेयरमैन आईसीसी बनने पर कोई परेशानी नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और सब टीमें आएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। पाकिस्तान क्रिकेट में प्लेयर्स के पोल का फुकदान है। चैंपियन वनडे कप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है। शाहीन शाह अफरीदी। मैं मिडिल ऑर्डर का नहीं बल्कि टेल एंडर का बैटर हूँ। कोशिश है कि दोबारा रेड बॉल क्रिकेट में आ जाऊँ। इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तान टीम के लिए गौतम गंभीर जैसा कोच को लाने की ज़रूरत है। दानिश कनेरिया। श्रीलंका एक दिहाई बाद इंग्लैंड को टेस्ट मैच में शिकस्त देने में कामयाब। मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बरतानिया में शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान की बड़ी जीत। पाकिस्तानी टीम ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीते। अल्फाज के खेल में पाकिस्तानी खिलाड़ी सब पर बाजी ले गए। ग्रीन शर्ट्स ने 5वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाकर रिकॉर्ड बना दिया। 16 बरस के बाद अफान सलमान अल्फाज के खेल के नए चैंपियन बन गए। एशियन चैंपियंस हॉकी में पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर हो गया। पेशावर में पहली 4 रोज़ा जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप खत्म। इवेंट में मुल्क भर से 200 से जायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड ओलंपियाड चेस चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। कौमी टीम कल लाहौर से हंगरी रवाना होगी। और साफ अंडर 17 चैंपियनशिप के लिए कौमी टीम की ट्रेनिंग एबटाबाद में जारी। कौमी टीम की इवेंट में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत। जी नाज़रीन, ने दी आज की टॉप स्टोरीज़। और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम का विज़िट किया और इस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई। क्या रहा उनके इस दौरे के हवाले से और चैंपियंस कप जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से GTV के नुमाइंदे खुसूसी अजीज़ भट्ट। उनसे जानेंगे कि क्या तफसीलात रही हैं इस हवाले से। जी अजीज़ भट्ट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिलाखिर फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट की भी सुनी गई और फैसलाबाद में चैंपियन क्रिकेट कप टूर्नामेंट जो है वो 12 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 5 टीमें जो है वो मद्दे मुकाबल होगी। 5 टीमों में इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मैं आपको मजीद ये बता दूं कि फैसलाबाद में जो है वो इस हवाले से इस टूर्नामेंट के हवाले से तैयारियाँ जो है वो जोशो खरोश के साथ जारी हैं और फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश दिखाई देते हैं। उनका कहना यह है कि अरसा दराज के बाद जो है फैसलाबाद में जो है वो क्रिकेट खेली जा रही है और फैसलाबाद में वो अपने जो है वो प्लेयर्स को देखकर, अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखकर, अपने जो है वो पसंदीदा प्लेयर्स को खेलता हुआ देखकर बड़े ही जो है वो पुरजोश दिखाई देते हैं। उनका कहना यह है कि फैसलाबाद में काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट हो रही है और फैसलाबाद के शायकीन जो है वो जोक दर जोक जो है वो अभी भी जो है वो प्रैक्टिस करते हुए अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। इसके साथ
साथ आपको मजीद ये बता दूं कि फैसलाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो अकबार स्टेडियम का दौरा किया और इंतज़ामात के हवाले से जो है वो तमाम तर चीज़ों का जो है वो बारीक बिनी से जायज़ा लिया, क्योंकि यहाँ पर फैसलाबाद में काफ़ी अरसे के बाद टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो खिलाड़ियों को दी जाने वाली सहूलियात, उनको दी जाने वाली सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो खुसूसी तौर पर तमाम तर चीज़ों का जो है वो जायज़ा लिया गया। इसमें आपको बता दूँ कि फैसलाबाद पुलिस की जानब से और इंतज़ामिया की जानब से जो है वो खिलाड़ियों को जो है वो तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं ताकि इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो यहाँ पर खेलें और फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट को जो है वो अपने खेल से महसूस करें। मैं आपको इसके साथ साथ मज़ीद ये बता दूं कि 5 टीमें इसमें मद्दे मुकाबल होंगी और टूर्नामेंट जो है वो 12 सितंबर से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा, जिसमें शायकीन क्रिकेट का जो है वो जोशो खरोश दीदनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच अजीज़ भाट, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे फैसलाबाद में खेले जाने वाले टूर्नामेंट के हवाले से। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे दुनिया क्रिकेट के दराज कद बॉलर मोहम्मद इरफान। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया क्रिकेट के दराज कद बॉलर मोहम्मद इरफान के जिनका ज़बरदस्त T20 क्रिकेट पे रिकॉर्ड है कि 4 ओवर 1 रन और 2 विकेटें, बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग है वर्ल्ड में। इरफान हमारे साथ मौजूद है, वक्त कम है वरना और भी इनका तारुफ में तफसील के साथ करा सकता था। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इरफान। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमें ज्वाइन किया। और जिस तरह बार बार बात करते हैं कि रेलिवेंसी होती है हमारे गेस्ट के साथ हमारे शो की, और रेलिवेंसी जनाब ये है कि आज सितंबर में हम 9 सितंबर को ये शो कर रहे हैं और 10 सितंबर को अगेंस्ट इंग्लैंड चेस्टर लिस्ट में इन्होंने अपने T20 कैरियर का आगाज़ किया और 1 सितंबर 2016 को जो है इन्होंने अपने कैरियर का आखिरी T20 मैच खेला और आज सितंबर में ही जो है हमारे साथ मौजूद है, यानी 10 सितंबर कल का जो दिन है वो इनके कैरियर का T20 कैरियर का आखिरी मैच साबित हुआ। इरफान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त आप T10 खेलने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मकसद ये कि फिटनेस तो मोहम्मद इरफान की ज़बरदस्त है, लेकिन हमें पाकिस्तान क्रिकेट में इरफान नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, असल में जैसे आपने देखा 2-3 साल पहले जिस तरह इन्होंने अपने जितने भी सीनियर प्लेयरों को साइड पे किया, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू उन्होंने किसी को बाहर निकालना होता है फिटनेस का या उसकी एज का लेके आते हैं सामने, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस कम देखनी होती है, जिसको बाहर निकालना होता है उसका कोई ना कोई इश्यू इनको चाहिए होता है कि इसकी एज ज्यादा है, इसकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। आप ये चीज नहीं देखते कि ग्राउंड में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए फिर फोकस ज्यादा किया लीगों पे, जिस तरह T10 हो रही, T20 हो रही। तो मैं तकरीबन पूरी दुनिया की लीगें खेल रहा हूँ, बस अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ। पाकिस्तान से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से और लंबा खेलूं, लेकिन इन्होंने दरवाजे बंद किए हैं एज के हिसाब से, तो फिर हमने यही अपना एक दरवाजा चुना कि लीगों का दरवाजा खुला है, वहां पे जाके परफॉर्म और वहां पे अपनी क्रिकेट एंजॉय करते हैं। जो अच्छा इरफान, ये बताएं कि एक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ा डिलेमा है वो ये है कि हम प्लेयर की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके हवाले से उससे काम नहीं लेते। अब जाहिर सी बात है आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत हैं, अगर आपसे भी वही एक्सरसाइज करवाई जाएंगे, वही ड्रिल करवाएंगे जो नॉर्मल कदोकामत के लोगों से करवाई जाती है, तो आपके लिए मुश्किलात का बाइस हो सकता है। आपसे तो परफॉर्मेंस लेनी चाहिए, आपको उस हिसाब से जो है वो ट्रीट करना चाहिए। आपको लगता है कि दानिस्ता तौर पर आपको खराब करने की कोशिश की गई है, आपको खराब किया गया? नहीं, सही बात है आपकी, जो आपने कहा मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन जो प्लेयर जब खेल रहा था उसको उन चीजों का पता नहीं होता है। जब थोड़ा टाइम गुजरता है उसको फिर पता चलता है यार मेरे साथ क्या ज्यादती हो रही है, क्योंकि इतनी हाइट वाला बॉलर और इतनी हाइट वाले लंबे बंदे की इनको ट्रेनिंग का नहीं पता था। वही 5 फुट वाला ट्रेनिंग कर रहा है, वही 6 फुट वाला कर रहा है, वही 7 फुट वाला कर रहा है। तो ये एक क्या कहते हैं पैरामीटर ही नहीं था कि 7 फुट वाली ट्रेनिंग क्या है, उसने कितना रनिंग करनी है, कितना उसने वेट उठाना है। लेकिन हम सब के लिए एक ही है, वो क्या कहते हैं पंजाबी की मिसाल है कि भाईदे अनुसार वाण इको जा, तो सबके लिए एक ही है कि आपने 20 चक्कर लगाने हैं तो सबने 20 चक्कर लगाने हैं, 10 मिनट में लगाने हैं तो सबने 10 मिनट में ही लगाने हैं। तो इस तरह की चीजें थी जो पहले शुरू में मेरे साथ हुई हैं। जैसे ही मैं फिर USA गया था, वहां से जो हमारे बास्केटबॉल के प्लेयर हैं उनसे, जो ट्रेनर है उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मुझे पता चला कि लंबी हाइट के लिए मुझे ज्यादा क्या जरूरत होती है। मुझे ज्यादा स्प्रिंटें चाहिए होती थी, रनिंग कम करनी थी, साइकिलिंग ज्यादा करनी थी, जिम में आधा घंटा अपना करना, लेकिन स्ट्रेंथ वाली अपनी जितनी भी एक्सरसाइज वो करनी थी। तो ये चीजें मुझे थोड़ी देर से पता, लेकिन जैसे ही पता चली मेरी फिटनेस में और मेरे अपनी बॉलिंग में काफी
बेहतरी आई थी, लेकिन उस टाइम से फिर पाकिस्तान की तरफ से एक इशू शुरू हो गया कि जिस तरह पीछे जो सिलेक्टर आए थे उन्होंने कर दिया 30-35 से ऊपर प्लेयर को हम कैरी। पूरी दुनिया अपने सीनियर को इज्जत देती है, लेकिन वहां पाकिस्तानी कंट्री ऐसी है जैसे ही आप 35 से ऊपर जाते हैं तो उसको इस तरह फेंकते हैं, पता नहीं ये क्यों हम इसको साथ कैरी कर रहे हैं। आप इन चीजों को साथ लेके चलेंगे, जूनियर और सीनियर को साथ लेके चलेंगे तो जूनियर जो आपके हैं वो साथ ग्रूम होते हैं। जितने भी 35 वाले या जो हमारे सीनियर प्लेयर होते हैं, जिस तरह हमें हमारे सीनियर प्लेयर ने सिखाया, इसी तरह हम वही चीजें आके जो हमारे जूनियर लड़के हैं उनको मैं सारी चीजें बताऊंगा, जो दूसरे सीनियर हैं वो भी बताएंगे। क्योंकि इरफान आप एक असासे के तौर पे आपको हैंडल किया जा सकता था। ठीक है, अगर मोहम्मद इरफान आउट नहीं भी कर रहा, लेकिन इरफान विकेटें तो छोड़ के भगा रहा है ना, जैसे इंडिया में हुआ कि इरफान ने डराया और जुनैद खान ने आउट किया। आपको लगता है कि ऐसा दानिस्ता तौर पे किया गया कि मोहम्मद इरफान को सर्किट से बाहर कर दो, क्योंकि उस वक्त शायद अपने मनपसंद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को लेकर आना था? हाँ, वो ये चीजें चलती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपको टाइम के बाद पता चलता है किस लिए ये सारा कुछ हो रहा था। आपको भगा भी ज्यादा रहे हैं, आप पे प्रेशर भी ज्यादा डाल रहे हैं, बाकी सारे 1.5 घंटा फील्डिंग कर रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा फील्डिंग करनी है, आप डाइव नहीं लगाते, आप डाइव लगाने की कोशिश करो। तो इस तरह की चीजें जब आती हैं तो फिर इतने लंबे हाइट के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली चीजें थी मेरे साथ, लेकिन मैंने फिटनेस और अगर आपने ओवरऑल जितने भी हमारे मैचेस निकाल के देख लें, टीम की जो होते हैं क्या कहते हैं मैच की परफॉर्मेंस की वजह से मैं एक दफा भी नहीं बाहर गया। कभी किसी का दिल किया उसने अपनी फिटनेस की वजह से बाहर निकाल दिया, किसी ने कह दिया कि एज ज्यादा है, 35 से ऊपर हो गया, 30 से ऊपर हो गया, अब हमें इनकी जरूरत है, हम जो हमारे यंगस्टर लेके आते हैं उनको लेके जाएं। अब देख लें, हम 4-5 साल से जिस तरह यंगस्टर को साथ लेके चल रहे हैं तो कितना हम मतलब कि हमारी जो क्रिकेट है कितनी पीछे चल गई है। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वो वाली क्या कहते हैं इज्जत नहीं दी, डोमेस्टिक के जितने प्लेयर था उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि आप परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए पाकिस्तान टीम के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि तो इस तरह की चीजें जिसकी वजह से देखिए प्लेयर आना बंद हो गए। ठीक है, क्योंकि मेरी बहुत सारी, क्योंकि मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट का आदमी हूं, बहुत सारी मेरी प्लेयर से बात होती रही है कि जो कहते हैं कि इरफान इजीली पिक नहीं होते थे, थोड़े मुश्किल बॉलर थे। यही वजह है कि जब आप इंडिया गए तो आपके लिए खास तौर से उन्होंने वो स्टूल रख के हाइट से प्रैक्टिस की, फिर आपके लिए साइड स्क्रीन को भी ऊंचा किया गया, स्टेडियम की सीटों को भी कम किया गया ताकि साइड स्क्रीन को ऊंचा किया जाए। और इंडिया में जब आप गए तो वहां पर क्या माहौल था, किस तरह से आपको खेलने की तैयारी की गई और किस हद तक जो प्लेयर थे वो मोहम्मद इरफान के से थोड़े से खौफजदा थे? नहीं अली भाई, उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल जिस तरह मैं सीनियर जूनियर का लेके जा रहा हूँ, जैसे मैंने उनको देखा है कि वो इतने प्रेशर में आए हुए हैं तो मैंने अपनी एक स्ट्रेंथ रखी। उसके बाद फिर मैंने एक बात शेयर की थी वसीम भाई से, वसीम अकरम से, उनसे मैंने एक छोटी सी बात पूछी, मैं वसीम भाई मेरा बाहर आउट स्विंग मेरी बड़ी अच्छी हो रही है, मेरा इन स्विंग अच्छा नहीं हो रहा, मैं बॉल अंदर कैसे लेके आऊँ? तो क्योंकि बाहर का जितना सिनेरियो उनके सामने होता है वो देख रहे होते हैं कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, कौन किस टीम से खेल रहा है और कौन किससे प्रेशर में है दूसरी टीम। उन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि एक गाली निकाल के बोला कि यार आप कौन सी इंग स्विंग की बात कर रहे हो, आपने जिधर इन इंडिया की टीम को तोड़ के रखा हुआ यहाँ पे ही रखो, आप छोड़ो इंग स्विंग की, जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। वो मैं अपनी चीज जो शेयर करने का मतलब ये है कि एक सीनियर प्लेयर ने मुझे थोड़ा सा बताया कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे मेरा कॉन्फिडेंस उससे भी डबल हो गया। अगर आप देखें उसके बाद मेरे मैचों में और मेरी पेस में कितना फर्क आया। आपको एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस चाहिए होती है मैच के अंदर, तो आप कहां से कहां तक अपनी टीम को लेके जाते हैं। यही चीज मैं जितने भी हमारे इस टाइम के सिलेक्टर हैं, जितने भी चीजें हैं, जो भी कोई मैच देख रहा है या ये हमारा प्रोग्राम देख रहा है, ये जब तक आप सीनियर को साथ लेके कैरी करके नहीं चलेंगे तो आप कभी भी ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा, आपने इंडिया में जाके खेला, वो आपकी जो आपके बाउंस से घबरा रहे थे, लेकिन आपकी तो पेस भी अच्छी खासी थी, सहवाग ने भी आपको अप्रिशिएट किया, विराट कोहली ने भी कहा, कुछ जरा वो यादें शेयर करेंगे? मैंने काफी बातें इस तरह की हंसी मजाक में पड़ रही थी, जिस तरह मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मिसबा भाई कैप्टन थे तो वनडे में, तो उन्होंने कहा यार आप बॉलिंग करके आ जाते हो, वापस बीट करते हो तो वापस आ जाते हो, तो जरा गोरी शोरी डालो, आंखों में आंखें तो डालो जरा इसमें। तो उसमें जितनी भी हमारी गुफ्तगू थी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी पंजाबी में थी मिसबा भाई के साथ। तो मैंने जैसे स्टार्ट पे वापस गया उसके बाद फिर मैंने आके बॉलिंग की, या मैं फिर वापस दूसरा
मिसबा भाई कहते यार थोड़ी आंखों में आंखें तो डालो। मैं कहा मिसबा भाई मैं उनकी तरफ क्या देखूं, जैसे मैं उनकी तरफ आंखों में आंखें डालता हूं तो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं कैसे उनको, मतलब वहां से आपको फेस से पता चल रहा था कि अगला प्लेयर आपसे कितना खौफजदा है। तो ये चीजें होती हैं कि आपको फिर ज्यादा और कॉन्फिडेंस होता है, आप परफॉर्मेंस करते हैं। और एक जिस तरह युवराज को मैंने एक यॉर्कर किया था, उससे पहले एक मैंने वाइट बॉल किया उसको, तो एक आधा बाउंसर भी किया था, वो बीट हुआ था। तो उसके बाद मुझे हमारा प्लान हुआ था कि ये थोड़ा मतलब कि लेग साइड पे थोड़ा हल्का है कि आपने ज्यादा बाउंस करना, बॉडी के अंदर इनको लेके आना है युवराज को। तो मैंने बॉडी के अंदर बॉल किया, वो थोड़ा सा आगे पुश करके तो वाइड होगी। मैंने उसको जरा घुरी डाली तो शुएब मलिक साथ ही खड़े थे, क्योंकि इनकी आपस में सीनियर थे हमारे, इनकी आपस में काफी गपशप थी। तो युवराज उसके पास जाके कहता यार शुएब, और इसको तो रोको यार, ज्यादा जो प्लेयर होते हैं वो तो जो होते हैं बॉल बीट करके गुरी डालते हैं, ये तो आपका बॉलर जो है पहले ही हमने इससे डरे, ये वाइड से फेंक के भी हमें गुरियां डाली जा रहा है, तो इससे तो हमें बचाओ जरा। अच्छा, ये बताएं, आपका जो स्पेल था जिसकी मैंने अभी प्रोग्राम की इब्तिदा में भी बात की, जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में था, 4 ओवर 1 रन 2 विकेटें, अनबिलीवेबल स्पेल था। उस स्पेल की क्या याद है, क्योंकि आई थिंक वहां पे शायद आपके सामने क्रिस गेल भी थे। हाँ, पहली बॉल पे मैंने क्रिस गेल को आउट किया था। स्पेल की क्या याद है? जैसे मैंने जैसे ही पहला ओवर किया तो मेडन ओवर किया, उसके बाद दूसरा थोड़ा जेन में नहीं था कि मैं रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बॉलिंग को एंजॉय कर रहा था। वो डरे इतना हुए तो उनको बॉल नजर नहीं आ रहा था, तो काफी फिर मैं अपनी पेस में चेंज ऑफ पेस भी किया, मैंने हर बॉल उस दिन किया, तो लेकिन उनको बॉल नजर ही नहीं आ रहा था। एक पेस भी अच्छी थी, एक वैसे भी प्रेशर में थे। तो जो लास्ट रन भी बनाया ना लास्ट बॉल पे, उसके बाद मेरे पे 7 वहाब था जब मैं लास्ट ओवर कर रहा था अपना चौथा ओवर, रेगुलरली मैंने 4 ओवर कर दिए थे। तो फिर वहाब ने बोला कि यार आप इस तरह करो, ये भी ओवर मेंटेन कर दो, तो ये आपका बड़ा इकोनॉमी में ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपका एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो थोड़ा फिर उस टाइम मेरे ज़हन में आया यार मैं थोड़ा और जोर लगाऊं, जो बाकी बॉल रह गए 3-4 बॉल रह गए, मैं इनको जरा बीट करवा के तो रिकॉर्ड बनाऊं। वही बात हुई कि मैंने थोड़ा जोर लगाया, बीट किया, आउट स्विंग करता रहा, इन स्विंग की, मैंने यॉर्कर की, सारी मतलब बॉलिंग की, लेकिन उनको विकेटें मतलब कि बचती रही, 2 आउट हुए थे। तो लेकिन लास्ट बॉल पे हमारे जो फील्डर थे वो भी थोड़े खड़े खड़े थक गए थे, उन्होंने कहा कौन सा कोई सिंगल ले रहा है, कीपर और इरफान ही खेली जा रहे हैं, कोई और तो सामने आ नहीं रहा। तो लास्ट बॉल पे उसने हल्का सा बॉल रखा और मिड ऑन पे आपने देखा गया तो आराम से उन्होंने सिंगल ले ली। तो उस टाइम फिर भी उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये भी सिंगल होने के बाद भी ये अच्छा, मोहम्मद इरफान, आपने वो वक्त देखा है कि आपकी बॉलिंग से इंडियन बैट्समैन जो थे घबरा रहे थे, क्रिस गेल जैसा बैट्समैन घबरा रहा था। अब हम देखते हैं कि हमें आयरलैंड हरा देता है, हमें अफगानिस्तान हरा देता है, हमें यूएसए हरा देता है, हमें बांग्लादेश आगे व्हाइट वॉश कर जाता है। मोहम्मद इरफान को कितना अफसोस होता है ये सब देखकर? नहीं सलमान भाई, अगर देखें तो जो अभी जो सीरीज पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है, उससे पहले मतलब अगर गिनना शुरू हो तो आप देखें आयरलैंड, उसके पहले बाद का आप ऐसी टीम से भी हारे हैं जिनके मुल्क में क्रिकेट का पता ही नहीं है किसी को कि क्रिकेट होती क्या है। जिस तरह यूएसए की टीम से आप T20 में आ रहे हैं, उसके बाद आयरलैंड से आ रहे हैं, उसके बाद फिर आप देखें अभी हमारे होम में आके बांग्लादेश तारीख में पहली दफा हमसे जीत के यहाँ से गया, कोई टेस्ट बल्कि व्हाइट वॉश करके गया है। तो अगर कोई भी टीम अगर किसी के घर आके मतलब उसको व्हाइट वॉश करके जाती है तो एक उसके लिए एक बहुत क्या कहते हैं लम्हा फिक्रिया होता है कि आपकी क्रिकेट अब बहुत डाउन हो चुकी है, आपको सख्त जो है फैसले लेने पड़ेंगे, आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। आप अकेले यंगस्टर को लेके भी नहीं चाह रहे, जब तक आप सीनियर जूनियर को साथ लेके नहीं चलेंगे आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं करे तो उतने टाइम तक। जो मैंने आप पहले बात की थी 3 साल 4 साल पीछे जो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयरों को आगे पाकिस्तान टीम में चांस नहीं दिया, हमने T20 में जिसने 2 छिक्के मार दिए वो टीम में ले आए, जिसने एक 145 पे बॉल कर दिया आप उसको टेस्ट खिला दिया। तो जब आपका ऐसी चीजें आ जाएंगी तो जितने डोमेस्टिक प्लेयर, मैं खुद जानता हूँ हमारे साथ प्लेयरों का सबका होता है कि कोई प्लेयर भी नहीं चाह रहा यार मैं डोमेस्टिक क्रिकेट 3 महीने खेलूं, क्योंकि मुझे पता है आगे कोई दरवाजा ही नहीं खुला होना। अच्छा चूंकि इरफान टीम में जा ही नहीं सकता। अच्छा इरफान, चूंकि वक्त हमें थोड़ा जल्दी में सवाल करूंगा कि आपको क्या लगता है कि शान मसूद को क्या कप्तान रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए? क्योंकि लोग शान मसूद की कप्तानी पे भी बात कर रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बना देना चाहिए।
नहीं, अगर असल में देखें तो अभी को पता नहीं चल रहा है कि अगर तो आपने शान को बनाया है तो जो ठीक है, 4-5 टेस्ट हार गया, लेकिन आप उसको अभी उसको थोड़ा पता चलेगा टीम का या प्लेयरों का, तो आप किसी और को ले आएंगे। फिर जब 8-10 मैच आ रहेंगे, 5-6 मैच, फिर आप किसी और को चेंज कर लें। अभी अगर आप बनाया है तो उसको देख लें, आगे एक आधी सीरीज और चेक कर लें क्या करते हैं। तो फिर सबसे बड़ा देखे पाकिस्तान टीम और क्या कहते हैं पीसीबी का, आगे आपकी टेस्ट सीरीज होनी है तो आपने वनडे नेशन कप कराना शुरू कर दिया। आप इन दिनों में 4 डे मैचेस रखें, 3-4 मैचेस रखें। आपकी चैंपियन ट्रॉफी जो होनी है वो फरवरी मार्च में जाके होनी है। आपके पास टाइम है, आप उसके पास जाके ये वनडे वाला टूर्नामेंट रखते हैं। आपको वनडे के प्लेयर भी मिलते हैं। अभी आपने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज से खेलनी है तो आपके 4 डे मैचेस होते हैं, 4-5 मैच हुए होते हैं। ये जितने भी प्लेयर हैं ये सारे 4 डे मैचेस खेलते हैं। अच्छा इरफान, ये बताएं, क्योंकि आप खुद फास्ट बॉलर हैं, आप खुद फास्ट बॉलर हैं, जो निप और बाउंस आपके पास है, यकीनी तौर पे आप बेहतर बता सकते हैं कि हमें, जिस तरह भी आपने खुद भी कहा, आपने मेरे दिल की बात आपने कर दी कि 4 टेस्ट मैचेस की तैयारी आप वनडे टूर्नामेंट से कर रहे हैं, और वो भी फैसलाबाद में, कि जहां पे डेनिस लिली ने कहा कि फास्ट बॉलर का कब्रिस्तान है। तो ये किस तरह तैयारी कर रहे हैं, किस सख्त में जा रहा है बोर्ड? तो वही समझ नहीं आ रही कि मतलब कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। आप जिस तरह देखें, आगे वनडे आना होता है, आप टूर्नामेंट स्टार्ट कर दें, आपके आगे टेस्ट मैच आ रहे हैं इंग्लैंड के साथ, आपने वनडे टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया। आपकी चैंपियन ट्रॉफी आनी है फरवरी मार्च में, उस टाइम आपका 4 डे मैचेस हो रहे होंगे। तो समझ नहीं आ रही कि मतलब ये डिसीजन लेने वाले कौन बैठे हैं, जिनको मतलब कि ये चीजें ही नहीं समझ आती कि हमने किस टाइम के कौन सा टूर्नामेंट करवाना है। और सबसे बड़ी बात है कि डिसीजन लेना। आप जितने भी हमारे प्लेयर हैं, जितने आप देखा होगा, पाकिस्तान के पास ना कोई अच्छा स्पिनर इस टाइम है, ना कोई इस तरह का फास्ट बॉलर है कि जो आपको अकेला 4 डे में टेस्ट मैच जिता दे। ना इस तरह का हमारे पास कोई स्पिनर है जिसपे हम कह सकेंगे यार ये अकेला मैच ले जाएगा। तो अभी हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में इन सबको भेजना होगा, इनको एक साथ 2-2 साल रगड़ा वहां पे खाना होगा, फिर आपको क्रिकेट का पता चलेगा कि क्रिकेट कहाँ से आती है। जिस तरह हमने 3-3, 4-4 साल खेल 12 कमबैक किया, फिर उसके बाद हमें क्रिकेट की समझ आई कि क्रिकेट होती क्या है। तो अभी आप देख लें, अगर जितना भी प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के, जो अभी टीम के अंदर है, इन्होंने कितने 4 डे मैचेस, फर्स्ट क्लास मैचेस पाकिस्तान में खेले हुए हैं। किसी ने 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी का। क्योंकि इरफान आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, और अगर मैं आप ही के मुल्तान रीजन की बात करता हूं तो रमीज एक ऐसा प्लेयर था जो आसानी के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल सकता था। सईद अनवर जूनियर बड़ा कॉम्पिटेंट प्लेयर था, बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर था, वो खेल सकता था। इसके अलावा नवीद यासीन खेल सकता था। जब ऐसे प्लेयर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके पाकिस्तान के लिए, तो आज हम देख रहे हैं कि पीएसएल से उठा के आप डायरेक्ट जो है वो खिला देते हैं। तो ये मेंटोर का जो सिलसिला है, इससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि मेंटोर का रोल आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि जब मेंटोर आपने 50-50 लाख रुपए महीने के ऊपर उसको तनख्वाह दे रहे हैं, फिर कोच, हेड कोच, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, ये कोच, वो कोच, इन सारे कोचेस का क्या जरूरत पड़ जाती है फिर? नहीं, अगर आप देखें पूरे जितने भी होते हैं मैचेस या कोई भी मेंटोर रखते हैं, वो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं, आपकी अकेडमियों में होते हैं। वो प्लेयरों के साथ कैंप लगाते हैं, वहां पे काम करते हैं। ये नहीं है कि आप टूर्नामेंट करवाते हैं तो आप उनको वहां पे रखें 15-20 दिन के लिए, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दें, और उसके बाद जैसे ही आपका कोई मेन टूर्नामेंट आए तो फिर आपके पास कोई भी ना हो, फिर आप सारा कुछ कप्तान पे डाल दें, प्लेयरों पे डाल दें। तो आपको एक दिन में या 10 दिन में कोई चीज अच्छी होने वाली नहीं है कि आप एक टूर्नामेंट करवाएंगे तो आपको अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे। इस तरह ये तो एक खाना पूरी है। आपने मेंटोर भी रख दिया, उसके नीचे एक हेड कोच रख दिया, एक बॉलिंग कोच रख दिया, एक स्पिन कोच, तो आप किसी को भी नहीं कह सकते, किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। प्लेयरों को भी नहीं पता होगा हमने क्या करना क्या नहीं करना। आगे 4 डे मैच आ रहे हैं हमारे टेस्ट मैच आ रहे हैं, तो हम वनडे खेल रहे हैं इधर, वो भी फैसलाबाद में। फिर हमने कहेंगे कि हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमने किस तरह की विकेट बनानी है। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें हम ना डिसीजन लेने की पावर नहीं रखते। हम काफी जगह पे गलती करी जा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने जिस तरह वर्ल्ड कप के बाद बोल रहा था कि सर्जरी होगी, तो वो भी आपको कोई चीज नहीं नजर आई इस तरह की। तो वो आपके ओवरसीज जितने भी कोचेज आते हैं, देखें अभी डोमेस्टिक में ये कोचिंग करेंगे, ये टूर्नामेंट टेस्ट जो है बांग्लादेश में खत्म हुआ है, तो वो हमारे ओवरसीज जितने भी हैं कोचेज वो वापस चले गए हैं। अब दोबारा इंग्लैंड आएगी तो वो उससे 5 दिन पहले आएंगे, आके इनको क्या ग्रूम करेंगे, वही मतलब की चीजें बताएंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम को बेहतर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है फिर कोचेस क्या लोकल होने चाहिए, क्या फिर फॉरेन कोचेस जो है वो पाकिस्तान के मसले का हल है?
नहीं, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है आपने रखने हैं कोचेज, तो उनको फिर यहाँ पे लोकल क्रिकेट में भी भेजें। उनको पता हो कि कौन सा प्लेयर किधर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। उसने आना है कि कैंप से 5 दिन पहले आना है, उसने सीरीज खत्म हुई अगले दिन उसकी फ्लाइट बाहर की, उसका कोई फायदा नहीं है हमें। अगर आपने उनको पैसे देने हैं वैसे उनको उधर बैठे भेज दिया करें कि पाकिस्तान के पास पैसा बहुत है, आप यहाँ पे बैठे डॉलर लें, आपको आने की जरूरत नहीं, बस आप वीडियो कॉल पे बता दिया करें जो भी है, तो यहाँ पे हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं तो वो यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। अगर आपने उनको रखना है यहाँ पे, वो टाइम दे प्लेयरों के साथ। डोमेस्टिक क्रिकेट में हम देखें कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह की है, हमारे पीछे हमारे पास कितने प्लेयर बेंच स्टैंड पे बैठे हैं। हमें उस टाइम पता चलता है जब एक प्लेयर अनफिट हो जाता है, फिर हमें पता नहीं चलता किसको लेके आना है। तो इस तरह की चीजें बहुत गलती पे गलती है। तो आपको कोई भी मतलब कि जब अगर आप समझें कि अभी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार रहा है बांग्लादेश से, किसी कप्तान ने कोच ने किसी ने कहा कि मेरी वजह से आ रहा है, या मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, बस यही कि इनकी फिटनेस बेहतर नहीं है, अगर जीत जाए तो कोच ने बहुत अच्छा गाइड किया था, ओवरसीज कोच लेके अगर हार जाए तो प्लेयरों की फिटनेस। अच्छा, ये आप पे प्रेशर होता है। अच्छा इरफान, अब तो आप चूंकि क्रिकेट खेल नहीं रहे और आप जो बात करेंगे वो यकीनी तौर पे कहते हैं ना ऊपर से बात आई है, तो आपकी बात तो ऊपर से ही आएगी, ठीक है, आपकी माशाल्लाह हाइट इतनी है। ये होता है प्रेशर के यार अगर आउट करो तो मेरा नाम जरूर लेना। ये बीच में हमारे लोकल कोचेज होते हैं कई जो जाके लाजमी बताते हैं यार मेरा नाम लेना, और प्लेयरों की मजबूरी होती है, अगर प्लेयर कोई नाम नहीं लेगा तो भाई 1-2 मैच के बाद अगर नहीं परफॉर्म होगा तो वो साइड पे हो जाएगा। ये हमारे इस तरह का कल्चर खत्म होना चाहिए। प्लेयर को चाहे वो किसी का नाम ले ना ले, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। ग्राउंड में वो क्या करता है वो मैटर करता है। ये नहीं है कि बाहर के 20 चक्कर जो उसने 20 कर दिया 25 कर दिया लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जीरो है, ये मैटर नहीं करती। ठीक है। अच्छा इरफान, वक्त मेरे पास महदूद है, 2-3 सवाल जल्दी जल्दी मैं आपसे करूंगा। एक पहले तो बताइए कि अभी जो मेंटोर्स लगाए इसमें वकार यूनुस है, मिसबा है, सकलैन है, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम है, मुझे इनसे कोई जाती तौर पर इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है पाकिस्तान के जब हेड कोच थे तो इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। इनको मेंटोर लगाने से आप मुतमईन हैं, क्योंकि आप तो खुद वकार यूनुस की कोचिंग में खेले और आपका एक्सपीरियंस भी कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं रहा था? नहीं, मैं खेला उनकी कोचिंग में खेला हूँ उस टाइम, मतलब कि जो भी था ये प्रॉपर उस टाइम नए थे। अगर आप उनको मेंटोर लगा रहे हैं, वो हमें भी पता है कि हमारे सीनियर हैं, हमारे लेजेंड हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सर्विस दी हुई है, हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सिस्टम के हैं, इनको प्रॉपर सिस्टम में लेके आए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में टाइम दें। ये नहीं है कि आप टूर्नामेंट के लिए बनाएं और उसके बाद फिर पता ना चले कहाँ पे गए। इनको आप अकेडमियों में भेजें, वहां पे कैंप लगाएं, वहां पे इनके पास 5-10 बैट्समैन, जो बैट्समैन इनके पास बैट्समैन भेजे, इनके पास जो बॉलर है इनको डोमेस्टिक में चाहिए। इरफान 2 सवाल और करूंगा, इरफान 2 सवाल और करूंगा। अभी दानिश कदरिया के स्टेटमेंट अपने हेडलाइन में चलाया कि पाकिस्तान को गौतम गंभीर जैसा कोच चाहिए, आप इससे किस हद तक जो है वो सेटिस्फाई हैं? नहीं, पाकिस्तान में बहुत बड़े कोच हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़े प्लेयर हैं, ज़ारा उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, वो भी पाकिस्तान से नहीं, उन्होंने कहा स्ट्रिक्ट चाहिए, स्ट्रिक्ट और एग्रेसिव कोच चाहिए गौतम गंभीर जैसा। उन्होंने ये नहीं कहा गौतम गंभीर चाहिए, उन्होंने कहा उस जैसा एग्रेसिव और स्ट्रिक्ट कोच चाहिए। नहीं, सारे स्टेट कोच हैं, आप इस तरह कोचिंग में आके एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन आप उनका सिस्टम देखें कि किस तरह वो लेके आ रहे हैं। अंडर 19 से प्लेयर को लेके आते हैं, फर्स्ट क्लास में रणजी ट्रॉफी होती है, वहां से परफॉर्म आती है, ठीक है, परफॉर्मेंस आती है, वहां से प्लेयर आते हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि आपके इंडियन प्लेयर्स के साथ आपकी बड़ी दोस्ती भी रही है, तो क्या इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना चाहिए? आपको लगता है कि आएगी इंडिया? नहीं, उनको लाजमी आना चाहिए। क्रिकेट जो भी है, जितनी भी हमारी सियासत है, जो भी मतलब के दूसरे मुल्क के हालात है, उनसे इसका कोई तल्लुक नहीं होता। जितने भी जिस तरह पाकिस्तान वहां पे जाके वर्ल्ड कप खेला है, उन्होंने बहुत पाकिस्तान को इज्जत दिया है। इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। आखिरी बिल्कुल मुझे 10 सेकंड में, इरफान 10 सेकंड बताइएगा, अभी आप T10 खेलने जा रहे हैं, उसकी क्या तैयारियां हैं? उसके लिए बस अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना जितने भी हो सकता है अपनी फिटनेस पे थोड़ा काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं कि मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस हो, वहां से और ज्यादा दिखे हमारे लिए। अच्छा, रिटायर हो गए या बस कमबैक का सोच रहे हैं, हाँ या नहीं? नहीं, अभी कागजों में अनाउंस नहीं किया, वैसे ख्यालों में हो गए। थैंक यू सो मच इरफान, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर टूर्नामेंट। इरफान हमेशा की बड़े हम्बल, बड़े नाइस, आपने सुना है मोहम्मद इरफान को कि कम वक्त में जो है वो इरफान ने गुफ्तगू की, क्योंकि आज जिस तरह हमने बात की थी प्रोग्राम के इब्तिदा में कि आज का शो हमारा डेडिकेटेड था अब्दुल्ला के लिए, कि जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे। एक दफ़ा फिर उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत और अल्लाह ताला से दुआ गो है पूरी GTV फैमिली की जानिब से कि अल्लाह ताला अब्दुल्ला को जवारे रहमत में जगह दें। इरफान बहुत बहुत शुक्रिया,
आज आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।